जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बीपीएससी एईडीओ में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये जो एईडीओ है इसका मतलब है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो एग्ज़ाम है ये बीपीएससी ने कंडक्ट करा है और ये कुछ शिफ्ट में लिया गया है। तो इसमें पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस की बात करेंगे, खास तौर से हिस्ट्री के क्वेश्चंस, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी टफर साइड में हैं। तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो हमारे अपकमिंग पेपर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समग्र बैच के बारे में बता दूं, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये बैच आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। वीडियो पोस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। पहला जो क्वेश्चन है वो कारकोट डायनेस्टी के ऊपर है। मैं स्टेटमेंट जूम इन कर रहा हूँ और इसमें आपको करेक्ट वाला बताना है। तो उम्मीद है आपने स्टेटमेंट पढ़ा और ये इसके ऑप्शन हैं। पहला कह रहे हैं कि जो दुर्लभ वर्धन है, जिसे हम प्रजनदित्य के नाम से जानते हैं, ये फाउंडर हैं इस डायनेस्टी के, यानी कारकोट डायनेस्टी के। दूसरा कह रहे हैं जो ललितादित्य मुक्ता पिता हैं, इन्होंने टर्क्स को हराया और मार्तंड सूर्य मंदिर यानी मार्तंड सन टेम्पल बनवाया अनंतनाग में। तीसरा कह रहा है वज्रादित्य का जो राइन था इसमें इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करा डेक्कन की ओर। चौथा कह रहा है जो जया पिता है, इन्होंने इम्पोज करा एक्सेसिव टैक्सेशन को, जिससे जो रूल है वो वीकेन हुई। तो दोस्तों कुछ नहीं, 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डायनेस्टीज़ के ऊपर, है ना, जिसमें मैंने सारी डायनेस्टीज़ कवर करी थी। तो उस टाइम पे मैंने आपको कारकोट डायनेस्टी के बारे में भी बताया था, तो पहले वो देख लेते हैं हम। तो ये देखो, कश्मीर के हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कश्मीर में भी काफ़ी माइटी किंगडम्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कल्हण में मेंशन किया गया, जो कल्हण की राज तरंगिरी हैं, उसमें इन्होंने बताया कि 7वीं सेंचुरी में कारकोट नाम की डायनेस्टी यानी कारकोट वंश एग्जिस्ट करती थी, जिसके फाउंडर थे दुर्लभ वर्धन, और ये हर्षवर्धन के कंटेम्पररी हैं। जब कन्नौज पे और उसके आसपास के रीजन में हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश के राजा थे, उनकी रूलिंग थी। और ओवरऑल ये नॉर्थ इंडिया को होल्ड किए होते हैं। उस टाइम पे कश्मीर में अलग डायनेस्टी चल रही होती है ना। असम में भी वैसे अलग डायनेस्टी चल रही होती है, पर मैं आपको मेजरली ये बताना चाह रहा हूँ कि कश्मीर में जो मेजर रूलिंग है वो कारकोट डायनेस्टी के हाथों में थी। और हुएन तो ऑब्वियसली ट्रेवलर है, तो उनके एम्पायर को भी ये विजिट करते हैं। तो नाम क्या है? दुर्लभ वर्धन। बड़ा ही दुर्लभ नाम है, तो फाउंडर का नाम बड़ा ही दुर्लभ है, ऐसा आप याद रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, दुर्लभ वर्धन जो है ये फाउंडर है, तो पहला सही होता है ना, पहला सही होता है। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब हमें चेक करना है थर्ड वाला। तो इसमें कह रहा है वज्रादित्य का जो राइन है, इसमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखने को मिला डेक्कन की तरफ। तो अगर आपने मैप देखा हमारा, इस वजह से मैंने आपको सारा मैप भी करवाया था, फिलहाल मैं और रिवाइज करवा दूं। देखो, जो कारकोट डायनेस्टी है इसके अगले राजा दुर्लभ वर्धन के बाद आते हैं ललितादित्य मुक्ता पिता। बड़े फेमस रूलर हैं, सबसे फेमस रूलर एक्चुअली यही हैं। और इनका मेन सक्सेस था अगेंस्ट द यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। तो कन्नौज के राजा उस टाइम पे यशोवर्मन होते हैं, वर्मन डायनेस्टी आ जाती हैं, तो उनको ये हरा देते हैं। आप सोचो कि जो कश्मीर है उनके रूलर ने नॉर्थ इंडिया के रूलर, जो कि ओवरऑल सारी पोजीशन को इन ग्रेटर टर्म्स ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं, उनको एक अच्छी उनकी जीत दर्ज होती है ललितादित्य की। तो इसका मतलब ये जो डायनेस्टी है ना, कारकोट डायनेस्टी, ये अच्छी खासी मजबूत डायनेस्टी थी। और जो ललितादित्य हैं, इन्होंने ही मार्तंड सन टेम्पल बनवाया था। तो ये नाम भी याद रखना, बड़ा ही फेमस सन टेम्पल है मार्तंड सन टेम्पल, सब जानते हैं इनके बारे में। तो ये ललितादित्य ने ही कमीशन करवाया है। अब उसके बाद उत्पल डायनेस्टी आती है कारकोट के बाद कश्मीर में, और ये अवंती वर्मन ने इस्टेब्लिश करा है। एटलीस्ट इस्टेब्लिशर का नाम आपको याद होना चाहिए। किंग मेकर कहते हैं किनको? तंत्री को, एकांक को और दामर को। मतलब ये 3 जो चीज़ें हैं वो राजा को बनाने का काम करती हैं। और राज तरंगिनी ने बताया कि 3 विमेन रूलर भी रही हैं, जहाँ हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बाद में रजिया सुल्तान, इवन मिडिवल टाइम पीरियड में जाकर, इनफैक्ट गुप्त डायनेस्टी में भी हम देखते हैं प्रभावती गुप्त और बाकी कुछ फीमेल रूलर्स रही हैं। बट नॉर्थ इंडिया में भी हम देखते हैं कि 3 विमेन रूलर्स के बारे में राज तरंगिनी में मेंशन किया गया है। यशोवती है, सुगंधा है और दिद्दा है। तो दिद्दा यस्कार डायनेस्टी के, ये याद रखना, ये दिद्दा जो सबसे फेमस क्वीन रही हैं। फिर यस्कार डायनेस्टी आती है, इनमें क्वीन दिद्दा का नाम आता है, और ये क्षेम गुप्ता की वाइफ हैं और सिंहराज की डॉटर हैं, है ना। और इन्हें रूथलेस क्वीन कहते हैं एज पर दी कल्हण। और उसके बाद हिंदुशाही डायनेस्टी आती है, और कल्लर ने फाउंड कराई है ना। जयपाल आते हैं, फिर आनंद पाल। तो यहाँ पे मैंने देखो मैप स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन करा था, ये जो कारकोट डायनेस्टी है ये मैक्सिमम यहीं तक इनका रूलिंग था, है ना। ये जो मध्य प्रदेश है उनके नीचे वाले एरिया में नहीं पहुँच पाए थे। तो ये जो स्टेटमेंट है
कि इन्होंने एक्सपैंड कर दिया था डेक्कन तक। ये तो अगर आप बेसिक मैप भी समझते हो, उस टाइम पे मैंने बहुत जोर दे करके ये चीज़ें समझाई थी, तो ये गलत हो जाता है। और जैसे आप इसे एलिमिनेट करोगे तीसरे को, तो देखो तीसरे को एलिमिनेट करने पे वैसे यहाँ पे तीसरा ही हट रहा था, है ना। और जो चौथा कह रहे हैं ना कि जय विदन इम्पोज करा एक्सेसिव टैक्सेशन, जिससे इनका रूल वीक हो गया, ये बात भी सही है एक्चुअली, ये बात भी एक्चुअली सही है। इसके बाद में ही कारको डायनेस्टी के वन ऑफ द लास्ट रूलर रहते हैं जयापिदा, ये काफ़ी टैक्स लगाते हैं, इस वजह से जो एम्पायर है वो इनकी जो रूलिंग है वो वीक हो जाती है। बड़ा ही जेनरिक स्टेटमेंट है, क्योंकि जो एम्पायर रूलिंग है उसके पीछे हम अक्सर देखते हैं ज़्यादा टैक्स लगाना, ये एक रीज़न हो सकता है, या फिर कई बार और भी हम दूसरे रीजन्स भी देखते हैं। तो वन ऑफ दी मेजर कॉज में ये शामिल हो सकता है। तो 1 और 2 ऐसे भी एलिमिनेट करने के बाद 4th तक पहुँचना बड़ा ही आसान है। तो आंसर यहाँ पर मेरे ख्याल में 1 to 4 होना चाहिए। तो एलिमिनेशन से यहाँ पे हेल्प मिल रही है। और इसके बाद आप देखो, ये बात भी हमने पढ़ी कि ललितादित्य मुक्तापिता ने टर्क्स को हराया और मार्तंड सन टेम्पल बनवाया अनंतनाग में। तो इस वजह से 1 to 4 सही है। नेक्स्ट देखिए, मंडल 9 के बारे में पूछ रहे हैं, ऋग्वेद के मंडल 9 के बारे में, कि उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। तो मंडल्स के बारे में, जो ऋग्वेद में मंडल हैं उनके बारे में अक्सर ये पूछते हैं, 9, 10th वगैरह के बारे में, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए बात कुछ ऐसी है, जो 10th मंडल है ऋग्वेद का, इसमें सूर्य सूक्त स्पेसिफिकली मेरेज सेरेमनी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा ना कि मेरेज सेरेमनी को कौन से मंत्र, हाइम का मतलब मंत्र होता है, रिफ्लेक्ट किए गए, तो इसका आंसर है सूर्य सूक्त। बहुत सारे लोग सोचते हैं पुरुष सूक्त, नहीं, पुरुष सूक्त गलत है। पुरुष सूक्त भी मंडल 10 में है, पर ये कॉस्मिक बीइंग यानी पुरुष को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और वर्णा सिस्टम के ओरिजिन की बात करता है ये जो सूक्त है ना, ये वर्णा सिस्टम के ओरिजिन की बात करता है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखना, ठीक है। मैरिज का डिस्कशन सूर्य सूक्त में है। और दान स्तुति, ये तो जेनरोसिटी डोनेशन वगैरह की बात है, तो ये तो होगा नहीं। और जो ऊर्ण सूक्त है ये मैरिज से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा मैं पूरा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, ऋग्वेद जो है दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं, मंडल यानी पुस्तकें हैं, मतलब 10 डिवीज़न किया गया है ना। 1028 सूक्त हैं और 10,600 से भी ज़्यादा श्लोक हैं ऋग्वेद में। तो जैसा कि आप ये जानते ही हो कि जो ऋग्वेद है ना, ये सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और ये वैदिक देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, सोम वगैरह की स्तुति में, यानी उनके प्रेज में लिखे गए हैं। इनमें जो मंडल 2 से 7 है ना, ये सबसे पुराने हैं, जबकि 1, 8, 9 और 10 माना जाता है ये बाद में जोड़े गए हैं। मंडल 3 में गायत्री मंत्र है। तो ये पूछते हैं अक्सर कि गायत्री मंत्र जो है ये किस मंडल में है, तो ये ध्यान रखना मंडल 3 में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र देखने को मिलता है। और 2 फेमस और हैं काफ़ी ज़्यादा। एक तो पुरुष सूक्त जो है ये मंडल 10 में है, और इसी में वर्णा सिस्टम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, मैं जितना लिख रहा हूँ उससे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। इसके बाद गायत्री मंत्र तो मैंने बता ही दिया। सोम मंडल एक याद रखना, कई बार पूछा गया एग्जाम में सोम मंडल के बारे में, तो ये भी 9th मंडल में है ना। सोम मंडल कहते हैं या मंडल 9 कहते हैं, अभी मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। और ये हो गए मेजर वाले, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो मंडल 1 है ये अग्नि, इंद्र, वरुण वगैरह को डेडिकेटेड है। देन जो मंडल 2 है ये अग्नि, इंद्र पे फोकस करते हैं मेजरली। और जो मंडल 3 है ये तो आप जानते हो कि इनमें अग्नि, इंद्र, विश्वदेव वगैरह के हाइम्स है, जो गायत्री मंत्र का सिग्निफिकेंट इंक्लूजन देखने को मिलता है मंडल 3 में। फिर मंडल 4 में अगेन इसी तरह से अग्नि, इंद्र और रिभु देवताओं के बारे में मंत्र दिए गए हैं, है ना। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं फिर कि मंडल जो 8th है, इसमें याद रखना कि वाल खिल्य हाय में है, ये पूछ सकते हैं आपसे। वाल खिल्य मंत्र देखने को मिलते हैं मंडल 8 में। ये जो 9th मंडल है इसे सोम मंडल कहते हैं। इसमें सोम पावमन का जिक्र है। और सोम पावमन का मतलब क्या होता है? सोम पावमन का मतलब होता है सेक्रेड ड्रिंक, ठीक है। सेग्रेड ड्रिंक है ये एक तरह का, और ये वैदिक रिचुअल्स में यूज़ किया जाता था, और ये ऑफरिंग्स दी जाती थी टू डाइटीज लाइक अग्नि, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पावमन का मतलब क्या होता है? बीइंग प्यूरिफाइड। तो ये सोम पावमन आया है।
तो मंडल 9 के बारे में इसने पूछा है, तो ये कह रहे हैं कि ये कर्णोक्लेन को एट्रीब्यूटेड है, तो ये तो गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि जो सोम पावमन है, अगर ये भी आप समझ पाते हो मंडल 9 को सोम मंडल कहते हैं, तो यहाँ से हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। सोम पावमन मतलब एक तरह का सेक्रेट ड्रिंक है ना, और उनसे जुड़े हुए यहाँ पे मंत्र देखने को मिल रहे हैं ऑन द सेक्रेट प्योरिफिकेशन प्रोसेस। इसके अगला कह रहे हैं नदी सूक्त, इनमें कॉन्टेंट है, मतलब ये नदी सूक्त जो है वो नदियों की प्रेज में, नदियों की स्तुति में लिखा गया है, तो ये गलत है, क्योंकि जो नसदीय सूक्त है या फिर नदी स्तुति है, नदी स्तुति मतलब प्रेज ऑफ रिवर्स, और नसदीय सूक्त का मतलब क्रिएशन पे जो स्पेकुलेशंस है, ये मंडल 10 में है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये मंडल 10 की बात अगर करेंगे तो ये आंसर होगा। ठीक है, मंडल 9 में नहीं, मंडल 9 में सोम है, ये ध्यान रखना, बहुत बहुत जरूरी है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। ठीक है, उसके कह रहे हैं फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, नहीं ये भी मंडल 10 का पार्ट है। ठीक है, ये भी मंडल 10 का पार्ट है, ना कि 9 का। और ये जो कह रहे हैं कर्णोक्लेन एंड अंगिरस पोएट्स, तो देखो मंडल 6 में, जो मंडल 6 अग्नि इंद्र को डेडिकेटेड है, यही बृहस्पति फैमिली ऑफ अंगिरस, अंगिरस में ही बृहस्पति फैमिली शामिल है, तो उनसे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो मंडल 6 से एट्रीब्यूटेड है, ना कि मंडल 9 से। तो इस हिसाब से आंसर जो मेरे ख्याल में बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये बड़ा सा स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है। पहला कह रहा है इट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें बाबा राव सावरकर कहते हैं। 1904 में स्थापित हुआ था। इतना पढ़ के आपको आंसर पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और हर बुक में मेंशन है, हमने भी पढ़ा है ये। आगे ये कह रहे हैं ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो ये करना चाहते थे, इसकी वजह से इस सोसाइटी को फाउंड किया गया था। और इनमें इंडियन रेवोल्यूशनरी जो लंदन में है उनके साथ इनके कनेक्शंस थे, और इसके अलावा जो इंडिया हाउस ग्रुप है उनके साथ भी कनेक्शन थे, ताकि इंटरनेशनल सपोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिल सके भारत की आज़ादी के लिए। तो इसमें बताना है ये किस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, गदर पार्टी या जुगांतर पार्टी। तो क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछा गया है, इसमें ये पूछते हैं बताओ कि अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर कौन है, तो इसका आंसर है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर और इनके जो भाई हैं गणेश दामोदर सावरकर जी, इन दोनों ने मिल करके फाउंड किया था अभिनव भारत को। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, अभिनव भारत। तो उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। तो ये कब फाउंड हुआ है? 1904 में, ये याद रखना, नासिक में। और इनके लिंक्स थे इंडिया हाउस लंदन के साथ, इसके अलावा सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर गदर पार्टी की बात करें तो ये भी बड़ा ही फेमस टॉपिक है। 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में ये एस्टेब्लिश हुआ है, और इस वजह से इसका कोई लिंक नहीं है। अनुशीलन समिति की बात करें तो ये बंगाल में फाउंड हुआ है, और इनके फाउंडर जो हैं वो प्रमथनाथ मित्रा जी हैं, और बिंदु जी के जो भी फ्रेंड सर्कल में उन लोगों ने इस्टेब्लिश करा अनुशीलन समिति को। देन इसके अलावा जुगांतर पार्टी हैं, और जुगांतर पार्टी में अगर आप देखो तो ये भी बंगाल बेस्ड रिवोल्यूशनरी ग्रुप है, ये सावरकर जी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्ले कर्पूर मंजरी इज करेक्ट। तो कर्पूर मंजरी के बारे में पूछा गया है, तो ये हमने डिस्कस किया है, याद है, उम्मीद है आपको ये याद होगा। 1st to 12th सेंचुरी बोल के मैंने एक फाइल आपको प्रोवाइड की है, इसे मैंने ये डिस्कस किया है। ये एक वीडियो पे किसी ने कमेंट करा था जब मैंने ये वीडियो पोस्ट करा था कि ये वीडियो गोल्ड माइन है, आने वाले टाइम में भी काफ़ी सवाल इससे देखने को मिलेंगे, है ना। और ये बात उनकी सच हुई। ये देखो आप, है ना, पाल डायनेस्टी का जब मैंने डिस्कशन करा था, नहीं ये पाल नहीं है, वत्सराज के बारे में, यानी बेसिकली ये नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, प्रतिहार डायनेस्टी में, है ना। तो इसमें हमने देखा था कि जो महेंद्र पाल है, इन्हीं के टाइम पे हम देखते हैं कि जो राजशेखर हैं उनके कोर्ट पोएट हैं महेंद्र पाल के, और इन्होंने ही कर्पूर मंजरी लिखा है, जो कि एक प्ले है, शोरसेनी प्राकृत में लिखा गया है, अपनी वाइफ अवंती सुंदरी को प्लीज़ करने के लिए लिखा गया है। तो ये भी फेमस नाम है, पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, याद रखते हैं इसे। ठीक है, तो कर्पूर मंजरी, ये नाम थोड़ा ध्यान रखना आप। और ये जो है वो शोरसेनी प्राकृत में लिखा गया है। देखो जो किंग्स ने खुद ने बुक लिखी ना, वो तो फेमस है ही, बट बहुत सारे ऐसे किंग्स हैं जिनके कोर्ट पोएट ने भी बुक्स लिखा है, जैसे अमुक्त मालदेय हो गया, अगर विजयनगर एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो, है ना। और उस तरह के जो और भी बुक्स हैं, तो ये सारे पढ़ना हमें इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स पे हमने अलग से इसका डिस्कशन किया है। फिलहाल हम इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये कह रहे हैं कि ये संस्कृत में लिखा गया है भोज फर्स्ट के द्वारा, टू प्लीज हिज वाइफ। दूसरा कह रहे हैं कि राजशेखर के द्वारा लिखा गया, तो यही सही है, राजशेखर के द्वारा शोरसेनी प्राकृत में लिखा गया, टू प्लीज हिज वाइफ अवंती सुंदरी। तो ये लाइन बाय लाइन उठ करके हमारे सोर्स से कवर्ड है। आगे बढ़ते हैं।
इसमें देखो स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी बताना है ना, जो टिपिकल क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है। पहला कह रहे हैं जमींदारी एसोसिएशन है जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं, ये 1838 में इस्टेब्लिश हुआ था ताकि जमींदार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो देखो नाम में ही समझ आ रहा है कि ये जमींदारी एसोसिएशन है, लैंड होल्डर सोसाइटी है, तो इसका मेन काम क्या है, जो जमींदार हैं उनके इंटरेस्ट को बचाना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहे हैं जमींदारी एसोसिएशन है, इन्होंने जो आम जनता, आम जनमानस की जो आवाज़, जो तकलीफ़ें हैं उनकी आवाज़ बन करके उभरते हैं और जो ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण आबादी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुधारने के लिए ये जमींदारी एसोसिएशन काम करता है। तो देखिए जो जमींदारी एसोसिएशन है जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं, ये 1838 में कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो दूसरा कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये जो ज़मींदारी एसोसिएशन है ये कॉमन पीपल या पीजेंट्स को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये मेजरली इलीट लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ज़मींदारी राइट्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है ना। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिससे ज़मींदारी को नेगेटिवली नुकसान पड़ रहा था, उन चीज़ों का ये विरोध करता है। क्योंकि ये ईयरली पॉलिटिकल एसोसिएशन है तो ये क्लास बेस्ड है। कांग्रेस के पहले से के जो एसोसिएशन है वो मेजरली क्लास बेस्ड थे, बाद में फिर ये और ज़्यादा यूनिवर्सलाइज या होते गए, है ना। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है, पहला सही है। तो ऐसा नहीं कुछ नया है, ये स्पेक्ट्रम वगैरह में कवर्ड है और ये रूटीन सोर्सेज का पार्ट है हमारा, हमने भी इसे डिस्कस करा है। ज़मींदारी एसोसिएशन की बात करें, इसे हम लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं और ये लैंड लॉर्ड्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए फाउंड की गई थी। ऑल्दो जो इनके ऑब्जेक्टिव्स है वो लिमिटेड थे, बट एक तरीके से ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी की शुरुआत यहाँ पे देखने को मिलने लगी, है ना, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का इस्तेमाल करते थे, संवैधानिक तरीके से पीसफुल तरीके से अपने डिमांड्स को रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बरियल प्रैक्टिस के बारे में पूछा गया है। सारे सवाल तो इन्होंने पूछ लिए हड़प्पन से, तो कुछ बचा नहीं, तो कैसे दफनाते थे वही पूछ लेते हैं, है ना, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं हड़प्पन से पे पूछने को। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है हड़प्पन 3 तरह के बरियल्स का यूज़ करते थे, मतलब 3 तरह के बरियल्स को प्रैक्टिस करते थे। पहला कंप्लीट बरियल, दूसरा फ्रैक्शनल बरियल मतलब आधा दफनाना, और पोस्ट क्रिमेशन बरियल, है ना, ये हो गया। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं ये डेड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस करते थे, है ना, ऑफन अकम्पनीड बाय ग्रेव गुड्स सच एज पोट्री एंड टूल्स, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ये मुर्दों को दफनाते थे और ख़ास तौर से कुछ ग्रेव गुड्स हो गए, बर्तन वगैरह, टूल्स वगैरह भी साथ में दफन कर देते थे। तीसरा कह रहे हैं जॉइंट बरियल्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स लाइक लोथल। तो इसमें ना एक बात है, अगर आप उपिंदर मैम की बुक थोड़ा पढ़ोगे, वैसे ये चीज़ें याद रखना नहीं पॉसिबल है, ना ही फिजिबल है, फिर भी मैंने थोड़ा रिसर्च करा। देखो जॉइंट बरियल की बात करें तो ह्यूमन और एनिमल के बुर्जा होम में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे अगर ये जॉइंट बरियल की बात कर रहे हैं, है ना, जॉइंट बरियल की बात कर रहे हैं ह्यूमन एंड एनिमल की, तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, साफ तौर से मैम की बुक के अकॉर्डिंग। तो तीसरा गलत हो जाएगा और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। पर अगर ये जॉइंट बरियल में कपल बरियल की बात कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट सही होगा, है ना। ये 4-5 साल पहले आई गेस डिस्कवरी हुई थी, काफ़ी चर्चा में था कि लोथल में कपल बरियल देखने को मिले, मेल एंड फीमेल, है ना, इस तरह से। तो आई गेस यहाँ पे जॉइंट बरियल का मतलब ह्यूमन एंड एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करते हैं तो ये सही हो, ये गलत हो जाएगा। बट अगर कपल बरियल की बात करें तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बाकी के दोनों स्टेटमेंट आसान है, ये तो हर सोर्स में मिलते ही हैं, एनसीईआरटीज़ वगैरह में भी मेंशन है कि इस तरीके से अलग अलग तरीके के बरियल से यूज़ करते थे। और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली जो बात है ये भी बिल्कुल सही है, और साथ में पोट्री वगैरह भी दफन करते थे। हमने काफ़ी डिस्कशन करा है दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, पर इस तरह के सवाल मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ अटेम्प्ट करना। हाँ, थोड़ा ये अगर आप आइडिया लगाओ कि फैक्चुअल है तो इसके गलत होने के चांसेस हैं, है ना। बाकी ये दोनों तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो यहाँ पे ये 50-50% के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। अगर आपको लगता है कि ये आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। खैर हम आगे बढ़ते हैं। वाइट म्यूटिनी के रेफरेंस में इन्होंने पूछा है। पहला कह रहे हैं कि ये काफ़ी सीरियस थ्रेट था ब्रिटिश कंट्रोल के बारे में, और ये 1857 के रिवोल्ट की ही धारा था। दूसरा कह रहे हैं ये प्राइमरली कॉज था बाय द ग्रीवांसेस, ग्रीवांसेस मतलब समस्याएं, ऑफ इंडियन सिपोइज मिस ट्रीटेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे थे, तो उस प्रॉब्लम्स के लिए इसे प्राइमरली वाइट म्यूटिनी ये हुई थी, उन प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए। तो ये भी अपने स्पेक्ट्रम वगैरह मेंशन है वाइट म्यूटिनी के बारे में। तो बात कुछ ऐसी है, इसका नाम वाइट म्यूटिनी क्यों पड़ा, क्योंकि ये वाइट पीपल्स की म्यूटिनी थी। तो जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को ट्रांसफ़र कर लिया गया ब्रिटिश क्राउन में, बड़ा फेमस ये इवेंट है 1858 का आई गेस, है ना।
तो मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है ना वो क्राउन ने अपने हाथों में ले ली। तो यूरोपियन फोर्सेस का जो एक तबका है जो कंपनी के अंडर काम कर रहा था वो काफ़ी इस चीज़ का विरोध करता है ना। और क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंसीज आर्मीज हैं टू ट्रांसफर देयर अलायंस फ्रॉम द डिफंक्ट कंपनी टू द क्वीन। तो ये बात एक तरीके से देखने को मिल रही है कि जो अपना फेथ वो कंपनी के लिए रख रहे थे अब उन्हें क्वीन के लिए रखना होगा, या यूं कहें कि ब्रिटिश आर्मी के लिए रखना होगा, क्योंकि अब तो पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ रही है ना, क्वीन के हाथों में आ रही है। तो इस तरह से ये जो रिजेंटमेंट है, ये जो विरोध है वो अनरेस्ट का रूप ले लेते हैं, एक तरीके से आंदोलन का रूप ले लेते हैं, जिसे हम व्हाइट म्यूटिनी कहते हैं। 1861 से पहले दो सेपरेट मिलिट्री फोर्सेस थे इंडिया में जो फंक्शन कर रहे थे। एक तो खुद का क्वीन की आर्मी थी, एक तो दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी आर्मी थी। जो कंपनी की आर्मी थी उन्हें बट्टा मिलता था, बट्टा यानी एक्स्ट्रा एलेवेंसेस मिलते थे। पर जब ये ट्रांसफ़र हो गया ना पावर का, जब क्वीन के हाथों में आ गया तो ये बट्टा को भी रोक दिया गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये एक म्यूटिनी हो गई और एक तरीके से पोटेंशियल थ्रेट था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश पोजीशन ऑलरेडी वीक थी और काफ़ी सावधानी के साथ चलाई जा रही थी। तो इस तरीके से है ना, क्योंकि हाल ही में रेबेलियन हुआ है एंड फिर उसके बाद दोबारा रेबेलियन, तो प्रॉब्लम वाली बात थी। तो हाँ, एक सीरियस थ्रेट तो था ही 1857 के रिवोल्ट की तरह डेफिनेटली। और ये प्राइमरली ये कह रहे हैं इंडियन सेपोइज के ग्रेवेंसेस, नहीं ये यूरोपियन सेपोइज के ग्रेवेंसेस थे ना, ये यूरोपियन सेपोइज के ग्रेवेंसेस थे। तो इस वजह से सेकंड जो है वो गलत है। तो पहला सही यहाँ पे ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अकबर के नवरत्न दिए गए, पेयर भी उनके दिए गए और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो मैं जूम इन कर रहा हूँ, आप पढ़ लो इसे, और ये इनके ऑप्शंस है। तो अकबर के नवरत्न एक फ्रीक्वेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक है और हर एक सोर्स में मेंशन होता है। देखिए विक्रमादित्य का के जो कोर्ट है उनमें भी कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कालिदास जी हो गए, है ना। मैं विक्रमादित्य की बात कर रहा हूँ, ये गुप्त वंश के राजा हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं, तो मैं चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहा हूँ। इनके भी दरबार में काफ़ी सारे नोटेबल एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कालिदास जी हो गए, इसके अलावा है ना वराहमिहिर हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं। इसी तरीके से अकबर के कोर्ट में भी हम देखते हैं, जो कि मुगल एम्पायर है अकबर, और इनके कोर्ट में हम देखते हैं कि बिरबल हैं, राजा टोडरमल है और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एम्पायर के रेवेन्यू सिस्टम में। इसी तरीके से हम राजा कृष्णचंद्र के भी दरबार में देखते हैं, जो कि बंगाल के कोर्ट में थे, उनमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारे उनके भी ऐसे दरबार में इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। फिलहाल हम 9 नवरत्न की बात करेंगे। तो ये 9 नवरत्न कौन है? एक तो अबुल फजल है, जो कि चीफ एडवाइज़र और ऑथर हैं अकबर के, अकबरनामा के, है ना। तो ये सही है। आईने अकबरी और अकबरनामा इन्होंने लिखा है। फैजी जो हैं ये पोएट लॉरिएट हैं और मेंटोर हैं एक तरीके से अकबर के सन्स के, तो ये भी सही है। इसके बाद तानसेन तो रिनाउंड सिंगर हैं, है ना, तो ये भी सही है। और बीरबल जो है ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, हालांकि इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के जैसा इन्होंने वर्क करा और अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। देन राजा टोडरमल है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है राजा टोडरमल। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर दे रखा अब्दुल रहीम खान खाना, तो ये भी गलत हो गया। तो 3 और 6 एक साथ गलत हो गए। वैसे अगर आप सिर्फ 6 हटाओ तो आई गेस 3 भी हट जाता है ना, तो 1 2 4 5 सही है। 5वां तो सही है ही, चौथा सही है, बिल्कुल सही है। राजा मान सिंह वो चीफ ऑफ स्टाफ थे अकबर आर्मी के, और अब्दुल रहीम खाना डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, है ना। और फ़कीर अजाउद्दीन भी हैं, जो कि रिलीजियस मिनिस्टर थे, और मुल्ला दो प्याजा जो कि होम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो होम मिनिस्टर कौन है? मुल्ला दो प्याजा। कहते हैं ये 2 प्याज के साथ खाना खाते थे, इसलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याजा था। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन हो गए, और इस हिसाब से आंसर हमारा 1 2 4 और 5 है। तो ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। राजा टोडरमल एक की फिगर है मुगल एम्पायर्स में, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर, जिसे दीवाने अशरफ कहते हैं, उनके रूप में ये काम करते हैं। इसके अलावा ये काउंसिलर भी थे एम्पायर के, है ना, वकील उस सल्तनत जिसे कहते हैं, और वजीर के जैसा भी इन्होंने काम करा है। और जो टोडरमल का बंदोबस्त है ना, बंदोबस्त यानी 10 साल के बाद जो सर्वे होगा क्रॉप की यील्ड का, प्राइसेस का, और केस बेस्ड टैक्स सिस्टम लगाने का काम इन्होंने ही करा, और इससे जो मुगल रेवेन्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला, है ना। तो काफ़ी हेल्पफुल तरीके से ये रेवेन्यू में काम करता है, मतलब इनका जो योगदान है वो रहता है। देन बिरबल की अगर हम बात करें तो बिरबल का ओरिजिनल नेम महेश दास है, और ये जैसा कि आप जानते हो कि इन्हें बिरबल का टाइटल मिलता है। बिरबल मीन्स क्विक थिंकर, और इनका भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इसी तरीके से फ़कीर अजाउद्दीन जो है ये भी अपने विजडम के लिए जाने जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली अ ट्रेडिंग एंटिटी ग्रेजुअली established its control over Indian territories through various means. This policy was implemented by Lord Dalhousie, leading to widespread resentment among Indian ruler. तो ये कह रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये इनिशियली तो ट्रेडिंग कंपनी थी, पर ये धीरे धीरे करके अपने टेरिटरीज को कब्जे में लेने लगी। तो ये जो पॉलिसी डलहौजी ने स्टार्ट करा था, जिससे काफ़ी जो आक्रोश है वो जनता में आ गया। इसका असर्सन ये कह रहे हैं, अच्छा ये पूरा सेंटेंस दे रखा है, असर्सन यहाँ से शुरू है। असर्सन में कह रहे हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से ही इम्प्लीमेंट करा ताकि ब्रिटिश टेरिटरीज को एक्सपैंड कर सकें, और रीज़न बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो नो डायरेक्ट मेल आयर, इट अलाउड द ब्रिटिश टू एनेक्स स्टेट विद नो डायरेक्ट मेल आयर, यानी जिनके भी मेल आयर नहीं है, यानी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है जिस भी राजा के, उन्हें शामिल कर लिया जाएगा ब्रिटिश कंपनी में। तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, सभी पढ़ते हैं डॉक्टर ऑफ लेफ्ट के बारे में कि ये डलहौजी के दिमाग की उपज है, और इसमें ब्रिटिश टेरिटोरियल कंट्रोल को एक्सपैंड करने के लिए ये बेसिकली लाया जाता है। और रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्राइंसली स्टेट्स को एनेक्स करना चाहते थे अगर किसी रूलर के बायोलॉजिकल सन नहीं है तो, है ना, जो एडॉप्टेड सन्स हैं उन्हें रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो ये एक मेजर डिपार्चर था फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन, है ना। तो ए और आर के बीच जो लिंक है वो बिल्कुल सही है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है इंप्लीमेंट किया गया ब्रिटिश टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, और इसका रीज़न यही बता रहे हैं कि जब मेल आयर नहीं है तो उन्हें ब्रिटिशर्स एनेक्स कर लेंगे, है ना। जैसे सतारा, झांसी, नागपुर वगैरह को एनेक्स कर लिया गया एक एक करके। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से बहुत सारे सवाल आए पर हम यहाँ नहीं कवर कर सकते क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, हमने वो डिस्कस करा है अलग से। तो आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहे हैं भंडगारिका का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है कि ये ऑफिशियल है जो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा ये ट्रांजैक्शन और कन्वेंशन जो गिल्ड्स के हैं, गिल्ड्स मतलब श्रेणी, इनके ट्रांजैक्शन को देखने का काम करते हैं, जो ट्रेडिंग ग्रुप होता था बेसिकली श्रेणी, है ना। और ये निग्रोध जातक में मेंशन है। उसके बाद ये कह रहे हैं दे मैनेज द रॉयल ट्रेजरी, मतलब राजा के खजानों वगैरह को मैनेज करने का काम करते थे। चौथा कह रहे हैं चीफ टैक्स कलेक्टर थे मौर्यन एम्पायर में। देखो भंडगारिका जो है ना, ये माइट भी आपको लग सकता है कि ट्रेजरी वगैरह जुड़ा होगा, भंडार वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो पर मेरे ख्याल में सही आंसर है वो यहाँ पे बी होना चाहिए। तो ये उपिंदर मैम की बुक में ही मेंशन है कि जो गिल्ड है, जो श्रेणी है, उनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप था किंग्स के साथ। मुग पक्ष जातक जो है ये भी बताते हैं कि 18 गिल्ड जो है ये भी एक तरीके से पार्ट थे ऑफिशियल एंटोराइज के किंग के। और सूची जातक में बताया गया है कि ब्लैक स्मिथ के जो हेड है वो राजा के फेवरेट होते थे। देन निग्रोध जातक ये बताते हैं जो रॉयल ऑफिसर जिसे भंडगारिका कहते हैं, उनकी भी कुछ अथॉरिटी थी गिल्ड्स में, है ना। और उरक जातक में बताया जाता है कि जो गिल्ड के हेड होते हैं ये महामंत्रा के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। इसी तरीके से अलग अलग मेंशनिंग देखने को मिलती है। तो ये जो जातक वाली बात कह रहे हैं ना कि निग्रोध जातक में ये बताया जाता है कि ये ट्रांजैक्शंस कन्वेंशन वगैरह को देखते थे, तो ये ज़्यादा सही है यहाँ पे, है ना। ये देखो निग्रोध जातक में बताया गया कि रॉयल ऑफिसर जो है भंडगारिका, ये उनकी अथॉरिटी थी गिल्ड्स में, तो ये सही है ना। और ये सही बात है कि गिल्ड के रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन कन्वेंशंस वगैरह को देखते थे, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स वाले टाइम पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला जो कह रहे हैं कि ये मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ये गलत है, बेसिकली सेनापति कहलाते थे वो, तो ये हो गया। तीसरा जो कह रहे हैं ना कि ये रॉयल ट्रेजरी को मैनेज करते थे, ये भी गलत है ना। ये रॉयल ट्रेजरी को मैनेज नहीं करते थे, बल्कि जो रॉयल ट्रेजरी है उनको मैनेज करने का काम सन्निधाता करते थे या समहर्ता। जो सन्निधाता ये ट्रेजरर है, और जो समहर्ता है ये रेवेन्यू कलेक्टर है, ठीक है। समहर्ता क्या है? रेवेन्यू कलेक्टर। तो ये दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये चीफ टैक्स कलेक्टर थे, ये भी गलत है, डी भी साफ तौर से गलत है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा था पोलीगार रिवोल्ट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन सदर्न इंडिया ड्रिवन बाय द इम्पोजिशन ऑफ हैवी लैंड रेवेन्यू डिमांड्स ऑन द पोलीगार्स। और इसका स्टेटमेंट 2 कह रहा है जो पोलीगार्स है वो ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल थे फॉर कलेक्टिंग रेंट रेवेन्यू इन द रीजन्स दे कंट्रोल एंड द ब्रिटिश सॉट टू अंडरमाइन दिस अथॉरिटी बाय इन्फोर्सिंग डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह मेंशन है, ये रिवोल्ट पोलीगार रिवोल्ट कहते हैं ये। तो ये साउथ इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवोल्ट था और ये ब्रिटिशर्स को एक अच्छी चुनौती देता है। क्यों? देखो मैं हमेशा कहता हूँ जब हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि ये वन ऑफ दी फर्स्ट रिवोल्ट है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट हम देखते हैं इससे पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं रीजनल लेवल पे, है ना। क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत अलग अलग तरीके से वॉर कर रहे थे एक तरीके से, है ना। तो
जिस तरीके से हम संथाल रिवोल्ट पढ़ते हैं 1855 में, उससे पहले काफ़ी सारे रिवोल्ट पढ़ते हैं, उसी तरह से वन ऑफ द ईयरलीस्ट रिवोल्ट था पोलीगार्स, तो ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। 1795 से 1805 के बीच चला है। और मेन सेंटर कौन कौन से, तो तिरुनेलवेली है, इसके अलावा रामनाथपुरम है, शिवगंगा है, शिवगिरी, मतलब तमिलनाडु के जो मेजर एरियाज है। प्रॉब्लम 1781 से ही शुरू हो गया था, है ना। कहाँ पे दिक्कतें आई, तो देखो जो अरकोट के नवाब है ना, उन्हें तिरुनेलवेली और कर्नाटक प्रोविंस के मैनेजमेंट का जिम्मा दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना। तो इससे फिर क्या हुआ, रिजेंटमेंट हो गया, क्योंकि पॉलीगार्स को प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये जो पॉलीगार्स है ना, ये लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से खुद को इंडिपेंडेंट सोवरेन अथॉरिटी के रूप में देखते थे। पर अब इनके ऊपर तो ये आ गए, नवाब आ गए अरकोट के, तो इस वजह से इन्हें लगा कि हमारी आज़ादी छिन गई है। तो जो फर्स्ट रिवोल्ट है अगेंस्ट द कंपनी, वो देखने को मिला टैक्सेशन के मुद्दे पर, है ना। और इसके बाद तो हम देखते हैं कि जो कट्टा बोमम नायकन जी हैं, जो कि पोलीगार हैं, पंजल कुरिची के, इन्होंने 1795 और 1799 के बीच इस एक तरीके से वॉर को कंटिन्यू करा, है ना। तो ये काफ़ी बैटल चलता है इनके बीच का, जहाँ पे कंपनी जो फोर्सेस है वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं कंपनी के फोर्सेस। तो ये बड़ी ही मेजर बात है यहाँ पे। तो ये जो कह रहा है ना कि ये जो पोलीगार रिवोल्ट है वन ऑफ द अर्लीस्ट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, तो ये बिल्कुल सही बात है ना। हैवी लैंड रेवेन्यू इनके द्वारा लगवा दिया गया था, है ना, ब्रिटिशर्स के द्वारा, इस वजह से। दूसरा कह रहे हैं जो पोलीगार है वो ट्रेडिशनली रेस्पॉन्सिबल है फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू उन रीजन्स में जहाँ पे ये कंट्रोल करते हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी बिल्कुल सही है। हमने देखा कि जो पोलीगार का रिवोल्ट है वो पहली बात की पहला वन ऑफ द ईयरलीस्ट रिवोल्ट देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन साउथ इंडिया। और दूसरा भी सही है, क्योंकि जो पोलीगार्स हैं, जिसे पलई करार कहते हैं, ये लोकल चिफ्टेन हैं जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, इनकी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल ले लिया तो डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ये, है ना, और इनके मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को रिड्यूस कर देते हैं। तो इस वजह से ये रिवोल्ट करते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सत्यशोधक समाज के बारे में। तो ये जैसा कि आप जानते हो 1873 में ज्योतिराव फुले जी ने सत्यशोधक समाज यानी ट्रूथ सीकर सोसाइटी की स्थापना करी थी, ताकि ये कास्ट ऑपरेशन और सोशल इनइक्वालिटी से लड़ सकें, है ना। तो ये पहला कह रहे इट वॉज प्राइमरली एम्ड एट चैलेंजिंग द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड प्रमोटिंग इक्वेलिटी फॉर लोअर कास्ट, तो ये सही है। दूसरा कह रहे हैं इट वर्क टुवर्ड्स यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर वीमेन एंड लोअर कास्ट, तो बिल्कुल सही बात है ये भी, है ना, ये खास तौर से एजुकेशन पे फोकस डालते हैं। और तीसरा कह रहे हैं द समाज प्रमोटेड द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी एज अ नेसेसरी सोशल कस्टम, नहीं, अनटचेबिलिटी को तो इनफैक्ट इनके द्वारा विरोध किया गया, ना कि प्रमोट किया गया। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना चाहते थे, ये इनका कोर गोल था। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो आंसर शुड बी ओनली 2। तो यहाँ पे ये हिस्ट्री के सवाल कंप्लीट होते हैं। 7, 9, 11, 13 आई गेस 13-14 सवाल हैं जो हमने डिस्कस करे हिस्ट्री के। और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ में से टफ नेचर के हैं, कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, कुछ क्वेश्चन डुएबल हैं, है ना। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं ये कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट आप किस टॉपिक की एनालिसिस चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से टॉपिक वाइज तरीके से PYQs को कवर करना चाहते हैं, NCERTs और जो सोर्सेज हैं वो अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो ये हमारी बैच की डिटेल्स हैं, आप ये इस नंबर के थ्रू ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।